कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में जितना ज्यादा किसी चीज को मतलब कस कर पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही तेजी से, जैसे रेत होती है ना, हाथ से फिसल जाती है। हाँ बिल्कुल, अक्सर होता है ऐसा। चाहे वो करियर की कोई बड़ी सफलता हो या कोई अहम रिश्ता या बस थोड़ी सी मन की शांति। जी। कभी कभी लगता है ना कि हमारी ये जो कंट्रोल करने की कोशिश है शायद वही चीजों को और उलझा देती है। सही कहा आपने, ये कंट्रोल का पैराडॉक्स है एक तरह से। हाँ, और इसी उलझन पर रोशनी डालते हुए एक बहुत पुराने चाइनीज फिलोसोफर हैं लाओ त्सु। उन्होंने सदियों पहले कहा था। अच्छा, क्या कहा था? उन्होंने कहा, जब इसे जाने दिया जाता है तो सब कुछ हो जाता है। दुनिया उन लोगों द्वारा जीती जाती है जो इसे बहने देते हैं। वाओ, बाय लेटिंग इट गो इट ऑल गेट्स डन। ये तो काफी काउंटर इंट्यूटिव है ना? बिल्कुल, पाने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो स्वागत है इस गहरी पड़ताल में जहां हम मिलकर ज्ञान के अलग-अलग सोर्सेज की तह तक जाते हैं। जी। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन और कह सकते हैं थोड़ी रहस्यमयी किताब के विचारों को खंगालेंगे। एक ऐसी किताब जो सिखाती है जीवन की धारा के साथ बिना संघर्ष किए कैसे बहें। अच्छा, कौन सी किताब है ये? हमारा विषय है टाओ ते चुंग, और हम टाओ ते चुंग द विजडम ऑफ लेटिंग गो पर बेस्ड नोट्स और अंशों का एनालिसिस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो मिशन क्या है आज का? मिशन यही कि इस प्राचीन ज्ञान के मोतियों को चुनें और देखें कि आज की जो इतनी तेज रफ्तार जिंदगी है, जिसमें हमेशा और ज्यादा की चाहत रहती है, उसमें इनकी चमक कितनी मायने रखती है। प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है इसका आज? बहुत जरूरी सवाल है ये। तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस खजाने को खोलते हैं और शुरुआत करते हैं इसके रहस्यमयी रचयिता से, लाओ त्सो। जी, लाओ त्सो नाम तो सुना है पर उनके बारे में ज्यादा पता नहीं। वही तो, उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो कोई सम्राट, सेनापति या कोई फेमस स्पिरिचुअल गुरु नहीं थे। अच्छा, तो कौन थे वो? वो तो एक लाइब्रेरियन थे, शाही अभिलेखागार के एक गुमनाम रक्षक, जिनका जीवन शब्दों और पुराने दस्तावेजों के बीच बीता। कोई बड़ी हस्ती नहीं, बस एक शांत चिंतक। एक लाइब्रेरियन, ये तो काफी सरप्राइजिंग है। हाँ, और एक मशहूर कहानी है उनके बारे में, शायद सच हो या ना हो, पर लाओ त्सो के एसेंस को कैप्चर करती है। सुनाइए। कहते हैं जब वो समाज के उथल पुथल से तंग आकर सब कुछ त्याग कर कहीं दूर पहाड़ों में एकांतवास के लिए जा रहे थे, तो बॉर्डर पर तैनात एक संतरी ने उन्हें पहचान लिया। उस संतरी ने उनसे रिक्वेस्ट की, महात्मन, आप दुनिया छोड़ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले अपने ज्ञान का सार तो हमारे लिए छोड़ जाइए। अच्छा। और कहा जाता है कि लाओ त्सु वहीं रुक गए और एक रात में उन्होंने बांस की खापच्यों पर लगभग 5000 चाइनीज अक्षरों में वो लिख दिया जिसे आज हम ताओ ते चिंग के नाम से जानते हैं। एक रात में 5000 अक्षर, जीवन का सार? हाँ, जीवन, ब्रह्मांड और इंसान के अस्तित्व का निचोड़। ये कहानी अपने आप में कितनी काव्यात्मक है। यहाँ जो बात सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि कैसे एक व्यक्ति जो सत्ता या प्रसिद्धि के केंद्र से इतना दूर था, एक शांत लाइब्रेरियन, हाँ उसने शब्दों के इतने संक्षेप में इतना गहरा और स्थायी ज्ञान समाहित कर दिया। बिल्कुल। ये ज्ञान की प्रकृति पर भी सवाल उठाता है। क्या सच्ची बुद्धिमत्ता हमेशा बड़े मंचों या प्रसिद्ध नामों से ही आती है, या वो अक्सर शांत कोनों, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से फूटती है? सही बात है। लाओ त्सु का जीवन और काम इसी दूसरी संभावना का प्रतीक है। ये रहस्य और सादगी का मतलब अद्भुत मेल है। बिल्कुल सहमत। और उनकी इस कृति का जो केंद्र बिंदु है वो है टाओ। ताओ। जी, ताओ। ताओ शब्द का सीधा मतलब है मार्ग या रास्ता। लेकिन ये किसी सड़क या पगडंडी जैसा रास्ता नहीं है। अच्छा, तो कैसा रास्ता है ये? ये उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म और गहरा है। ये ब्रह्मांड का अदृश्य अंतर्निहित सिद्धांत है, प्रकृति का सहज प्रवाह, मतलब जीवन जीने का सबसे नेचुरल, बिना जोर जबरदस्ती वाला तरीका। वो रिदम जिससे सब कुछ चल रहा है। The underlying flow of things. एग्जैक्टली। पर यहीं पर लाओ त्सु एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाते हैं। वो पहले चैप्टर में कहते हैं, वो ताओ जिसे बताया जा सकता है वो शाश्वत ताओ नो है। The Tao that can be told is not the eternal Tao. मतलब जिसके बारे में किताब है, उसके बारे में शुरू में ही कह दिया कि उसे बताया नहीं जा सकता। हाँ, कमाल है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप टाओ को शब्दों में पकड़ने की, उसे डेफिनेशंस में बांधने की कोशिश करते हैं,
उसका असली जीवंत सार आपकी पकड़ से छूट जाता है। ये पकड़ में ना आने वाली हवा की तरह है, जिसे महसूस तो किया जा सकता है, जिया जा सकता है, पर मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं, ये हमारे रोजमर्रा के अनुभवों पर एक बहुत सटीक टिप्पणी है ना? जैसे सोचिए खुशी के बारे में, हम सब उसे पाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे डिफाइन करते हैं, खुशी मतलब ये प्रमोशन मिलना या खुशी मतलब उस इंसान का प्यार पाना, हम उसे सीमित कर देते हैं। हाँ, ये तो है। और फिर उसे पाने की जिद में, उसे पकड़ के रखने की कोशिश में वो और ज्यादा दूर भागती महसूस होती है। सही। यहाँ भाषा की सीमाएं भी उजागर होती हैं। हमारे शब्द अक्सर गहरे आंतरिक अनुभवों जैसे प्रेम, शांति या टाओ को पूरी तरह व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। लाओ त्सु हमें इशारा कर रहे हैं कि जीवन के सबसे गहरे सच महसूस करने के लिए हैं, सिर्फ समझने या बताने के लिए नहीं। उन्हें पकड़ने की कोशिश ही उन्हें हमसे दूर कर देती है। हाँ, और ये चीजें हमने शायद अपनी जिंदगी में महसूस भी की होंगी। कभी ध्यान दिया है कि जब किसी चीज को, चाहे वो कोई नौकरी हो, कोई रिश्ता हो या किसी प्रोजेक्ट की सफलता हो, बहुत ज्यादा शिद्दत से एक जुनून के साथ चाहा जाता है जी, तो अक्सर उसमें रुकावटें आती हैं, या वो मिलती भी हैं तो उसका आनंद फीका लगता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा। ओवर अटैचमेंट शायद। हाँ, लेकिन जब हम थोड़ा सहज होते हैं, प्रयास जारी रखते हैं, पर उस अंतिम परिणाम से अपनी सारी उम्मीदें और पहचान नहीं जोड़ लेते, तो कई बार चीजें ज्यादा आसानी से सही समय पर घटित हो जाती हैं। अपने आप जगह बन जाती है जैसे। वही सोर्स से सहज सफलता यानी एफर्टलेस सक्सेस का टैरोइस्ट दर्शन कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करनी, पर कोशिश के फल से बुरी तरह चिपकना नहीं है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई संयोग नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और परफॉर्मेंस का एक गहरा ऑब्जर्वेशन है। कैसे? देखिए, अत्यधिक लगाव यानी अटैचमेंट, परिणाम को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता और हर चीज को कंट्रोल करने की तीव्र इच्छा, ये सब मिलकर एक तनाव पैदा करते हैं। हाँ, प्रेशर बिल्ड होता है। जी, और ये तनाव हमारे स्वाभाविक प्रवाह और क्षमता को बाधित करता है। जब हम इस मानसिक पकड़ को थोड़ा ढीला करते हैं, जब हम प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं ना कि सिर्फ मंजिल पर, तो विरोधाभासी रूप से हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। सहज सफलता का मतलब आलस नहीं, बल्कि प्रवाह के साथ काम करना है। लहरों से लड़ने के बजाय उन पर सवारी करना सीखना है। तो गोल्स ज्यादा नेचुरली अचीव होते हैं। एग्जैक्टली। और इसी सहजता और प्रवाह से जुड़ा है लाओ त्सु का एक और काफी रेवोल्यूशनरी विचार, वुवे। वुवे, जी। इसका अनुवाद अक्सर कुछ ना करना या अकर्मण्यता कर दिया जाता है, जो मुझे लगता है पूरी तरह भ्रमक है। हाँ, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। इसका असली मतलब आलस्य या निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। तो क्या है फिर? पूरा विचार कुछ इस तरह है, कुछ ना करें, फिर भी कुछ भी अधूरा ना छोड़े। डू नथिंग येट लीव नथिंग अनडन। अब ये सुनने में तो पहेली जैसा लगता है तो पहेली जैसा, लेकिन इसमें गहरा अर्थ है। सोर्स में इसे समझाने के लिए एक तीरंदाज का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। अच्छा, तीरंदाज का? हाँ, कल्पना कीजिए एक माहिर तीरंदाज की। जब वो शांत है, उसका मन स्थिर है, शरीर सहज है, वो धनुष तानता है और तीर छोड़ता है, निशाना लग जाता है। सिंपल। ठीक है, फ्लो स्टेट में है वो। हाँ, लेकिन अगर वही तीरंदाज बहुत ज्यादा कोशिश करे, अपनी मांसपेशियों को अनावश्यक रूप से सख्त कर ले, सांस रोक ले, हर एंगल को जरूरत से ज्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करें, तो क्या होगा? उसका हाथ कांपने लगेगा, ध्यान बढ़ जाएगा और तीर निशाने से चूक जाएगा। सही। ओवर थिंकिंग, ओवर ट्राइंग से परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। बिल्कुल। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम चीजों पर, स्थितियों पर, लोगों पर बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, उन्हें अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं, तो हम अक्सर उस स्वाभाविक लय को बिगाड़ देते हैं और चूक जाते हैं। फोर्स करने से काम बनता नहीं, बिगड़ जाता है। लेकिन जब हम प्रवाह में रहते हैं, सही क्षण का इंतजार करते हैं और तब सहजता से कर्म करते हैं, तो चीजें ज्यादा आसानी से और प्रभावी ढंग से होती हैं। यही वो वे है, बिना संघर्ष के सही समय पर किया गया सही कर्म। वो वे को समझना आधुनिक मन के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि हम लगातार करने, हासिल करने, संघर्ष करने के आदी हो गए हैं। हाँ, हसल कल्चर जिसे कहते हैं। जी, लेकिन इसे स्पष्ट करना जरूरी है। वुवे का मतलब सचमुच कुछ नहीं करना,
या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना नहीं है। ये निष्क्रियता का दर्शन नहीं है। तो फिर क्या है एफर्टलेस एक्शन? हाँ, एफर्टलेस एक्शन या एक्शन विदाउट स्ट्रगल कहना ज्यादा सटीक होगा। ये प्राकृतिक प्रवाह के साथ सामंजस्य स्थापित करके कार्य करना है। मतलब अनावश्यक बल, तनाव, चिंता या जबरदस्ती के बिना कर्म करना। इसमें स्थिति की जरूरत को समझना, सही समय पर हस्तक्षेप करना या ना करना और जरूरत के मुताबिक ही ऊर्जा लगाना शामिल है। जैसे प्रकृति करती है? बिल्कुल, प्रकृति के तरीकों से सीखना है। नदी बिना जोर लगाए समुद्र तक पहुंचती है, पेड़ बिना संघर्ष के बढ़ता है। ये जबरदस्ती करने के बजाय अनुमति देने, राह बनाने का दर्शन है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, खासकर आज की हाइपर कम्पिटिटिव दुनिया को देखते हुए। जी, क्या वो वे या सहज क्रिया का ये सिद्धांत आज भी रेलेवेंट है? जहाँ हर कोई आगे निकलने की होड़ में है, क्या वहाँ प्रवाह के साथ बहना या कम जोर लगाना हमें पीछे नहीं छोड़ देगा? क्या ये प्रैक्टिकल है? ये बहुत जायज सवाल है और मेरा मानना है कि वो वे आज पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। बस इसे सही ढंग से समझने की जरूरत है। कैसे? देखिए, ये पलायनवाद या जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि ये अधिक कुशलता से, अधिक समझदारी से काम करने का तरीका है। अच्छा। आज की जटिल दुनिया में जहां चीजें तेजी से बदल रही हैं, हर चीज को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करना न सिर्फ थका देने वाला है, बल्कि अक्सर निष्फल भी होता है। हाँ, फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगती है। जी, वो वे हमें सिखाता है कि कैसे स्थिति का आकलन करें, कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। ये इंटेलिजेंट इनएक्शन और फोकस्ड एक्शन का संतुलन है। सोचिए एक कुशल नाविक के बारे में। वो हवा से लड़ता नहीं, बल्कि हवा का रुख देखकर अपनी पाल को एडजस्ट करता है। यही वो वे है। ये निष्क्रियता नहीं, बल्कि परिस्थितियों के साथ कुशल नृत्य है। परिस्थितियों के साथ कुशल नृत्य, इंटरेस्टिंग फ्रेज। हाँ, ये कम ऊर्जा में ज्यादा परिणाम पाने की कला है, जो आज के बर्नआउट कल्चर में बहुत जरूरी है। ये दृष्टिकोण आज की उस मेंटालिटी से कितना अलग है जहां ईगो, कंपटीशन और बाहरी मान्यता ही सफलता का पैमाना बन गए हैं। बिल्कुल। और यहीं पर लाओ त्सू का एक और गहरा कथन चोट करता है, जो दूसरों पर विजय प्राप्त करता है वो शक्तिशाली है, जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है वो पराक्रमी है। He who conquers others is strong. He who conquers himself is mighty. बहुत शक्तिशाली विचार है ये। जरा सोचिए आज की दुनिया पर सोशल मीडिया फीड्स, लिंक्डइन पर उपलब्धियों का निरंतर प्रदर्शन, इंस्टाग्राम पर दूसरों के परफेक्ट जीवन से अपनी तुलना। हाँ, वो कंपैरिजन ट्रैप। हर कोई लगातार खुद को बेहतर साबित करने, परफेक्ट दिखने, दूसरों से आगे निकलने की होड़ में लगा है। बाहरी दुनिया को जीतना, दूसरों पर हावी होना, यही जैसे शक्ति का स्टैंडर्ड बन गया है। लाओ त्से इस प्रचलित धारणा को पूरी तरह उलट देते हैं। उनके लिए असली शक्ति बाहरी दुनिया पर नियंत्रण पाने या दूसरों को हराने में नहीं है। तो किसमें है? वो तो क्षणिक है और अक्सर दूसरों की कीमत पर आती है। सच्ची स्थायी शक्ति, जिसे वो पराक्रम, माइटी कहते हैं, वो अपने भीतर के जगत को जीतने में है। अपने अंदर की दुनिया को? जी। मतलब अपने अहंकार को वश में करना, अपनी अनियंत्रित इच्छाओं को समझना, अपने भय और क्रोध जैसी भावनाओं पर महारत हासिल करना, अपने मन की उथल-पुथल को शांत करना, यही असली विजय है। इंटरनल मास्टरी। जी। और यहाँ एक और सूक्ष्म बात है। जब कोई व्यक्ति आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त कर लेता है, तो उसकी यह स्थिति बाहरी दुनिया को भी प्रभावित करती है। कैसे? उसकी उपस्थिति, उसके निर्णय, उसका व्यवहार, सब में एक स्थिरता और स्पष्टता आ जाती है, जो दूसरों पर जबरदस्ती के प्रभुत्व से कहीं ज्यादा गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालती है। ये आत्मविजय के माध्यम से दुनिया को प्रभावित करने का एक शांत पर शक्तिशाली तरीका है। ये सब सोचते हुए मन में एक कल्पना आती है। अगर लाओ त्सू आज के किसी भागते दौड़ते महानगर जैसे मुंबई या दिल्ली या न्यूयॉर्क में होते और लोगों को अंतहीन दौर में भागते देखते, तो शायद वो मुस्कुराकर बस इतना ही कहते, भागना बंद करो, तुम पहले से ही वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। स्टॉप रनिंग, यू आर ऑलरेडी देयर। ये तो बहुत शांत कर देने वाला विचार है। शायद वो हमें याद दिलाते कि जिस शांति और संतुष्टि की तलाश में हम बाहर भागे जा रहे हैं, वो कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही मौजूद है, बस इस दौड़ की धूल में छिप गई है। पॉइंट है। तो अगर हम ताओ ते चिंग की इन गहरी शिक्षाओं का सार कुछ बिंदुओं में समेटना चाहें, जी, तो वो कुछ इस तरह होगा। जी। पहला,
कंट्रोल की पकड़ ढीली करके जीवन में स्पष्टता पाना। दूसरा, अंतहीन इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय शांति खोजना। ठीक है। और तीसरा, कई बार अपनी बनाई हुई पहचान, अपने मैं को थोड़ा जाने देकर ही अपने वास्तविक सहज स्वरूप को पाना और अपनी असली क्षमता को उजागर करना। और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल 2500 साल पुराना दर्शन होके ही नहीं रह गया है। इसके सिद्धांतों ने आधुनिक युग में भी कई अलग अलग क्षेत्रों के प्रभावशाली लोगों को प्रेरित किया है। जैसे कि सोर्स में स्टीव जॉब्स का जिक्र है, जिनकी डिजाइन फिलॉसफी में सादगी और सहजता पर जोर था। वो काफी टॉयस्ट लगता है। हाँ, सिंप्लिसिटी। ब्रूस ली, मार्शल आर्टिस्ट और फिलोसोफर, जिन्होंने बी लाइक वाटर का सिद्धांत दिया, वो सीधे तौर पर टॉयस्ट विचारों से प्रेरित था। अच्छा, बी लाइक वाटर, वो तो बहुत फेमस है। जी। और आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षक जैसे एखार्ट टॉले भी वर्तमान क्षण में जीने और प्रतिरोध न करने की बात करते हैं, जो ताओ की भावना से बहुत मिलती जुलती है। सही। वो और चुनौतियों से संबंधित है। और इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ते हुए लाओ त्सु का एक और विचार है जो मुझे हमेशा बहुत शक्तिशाली लगता है। कौन सा? जब मैं उसे जाने देता हूँ जो मैं हूँ, तो मैं वो बन जाता हूँ जो मैं हो सकता हूँ। When I let go of who I am, I become what I might be. ये तो बहुत गहरा है। लेटिंग गो ऑफ हु आई एम। हाँ, ये दिखाता है कि जाने देना, लेटिंग गो, हार मानना या कमजोरी नहीं है। ये असल में भरोसा करने का एक गहरा अभ्यास है। कैसा भरोसा? अपने आप पर भरोसा, जीवन के प्रवाह पर भरोसा और उस अनंत संभावना पर भरोसा जो तब खुलती है जब हम अपनी पुरानी सीमित धारणाओं, अपनी बनाई हुई पहचान की दीवारों को गिरा देते हैं। पोटेंशियल अनलॉक होता है जैसे। बिल्कुल। अगर इस पूरी बातचीत का एक सेंट्रल मैसेज निकालना हो तो शायद वो यही होगा। जीवन के साथ बहो, उससे लड़ो मत। हाँ, चीजों को ध्यान से देखो, समझो, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। प्रकृति से सीखो, वो जबरदस्ती नहीं करती, फिर भी हर मौसम अपने समय पर आता है, हर बीज अपने वक्त पर अंकुरित होता है। उसकी प्रक्रियाओं में एक सहज ज्ञान और भरोसा है। ताओ का मार्ग हमें उसी प्राकृतिक सहजता और भरोसे को अपने जीवन में उतारने का निमंत्रण देता है। तो जैसा कि हमारे सोर्सेज हमें याद दिलाते हैं, अगली बार जब जिंदगी थोड़ी मुश्किल लगे, जब लगे कि चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, या जब हम खुद को बहुत ज्यादा जोर लगाते हुए पाएं, तो क्या करें? तो शायद लाओ त्सु की ये सरल सलाह काम आ जाए। पानी की तरह बनो, बहो, जोर मत लगाओ। बी लाइक वाटर, फ्लो, डोंट फोर्स। पानी की तरह वो हर बाधा के चारों ओर से अपना रास्ता बना लेता है। वो लड़ता नहीं, बस बहता जाता है। एग्जैक्टली। और इस गहरी पड़ताल को समाप्त करते हुए एक विचार सबके मन में मंथन के लिए छोड़ जाते हैं, जो इन सोर्सेस से ही प्रेरित है। यदि कम प्रयास करने से, जबरदस्ती की पकड़ छोड़ने से अक्सर ज्यादा सार्थक परिणाम मिलते हैं, तो हमारी जीवन का वो कौन सा एक क्षेत्र हो सकता है, चाहे वो काम हो, रिश्ते हो, स्वास्थ्य हो या हमारी अपनी सोच? कोई भी एरिया, हाँ, कोई भी एरिया जहां अभी थोड़ा नियंत्रण ढीला करने से, थोड़ा प्रवाह पर भरोसा करने से शायद अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। ये सोचने वाली बात है। इस पर शांत मन से विचार करना शायद ताओ के रास्ते पर पहला कदम हो।